बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक ग्रुप में मैंने ड्यूअल नेचर 1.2 डाला है, शायद कल मैंने नहीं डाला था ना। 1.2 डालना मैं भूल गया था क्या उसका पीडीएफ? अभी मैंने डाला है ग्रुप में, फटाफट चेक कर लीजिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉग्स वेवलेंथ और न्यूमेरिकल्स हमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यश आपके लिए नहीं, बाकी लोग के लिए है, आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हम शुरू कर सकते हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, चलिए ड्यूअल नेचर 1.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक ही टॉपिक हमारा बाकी था। टॉपिक ये है कि हम बात कर रहे हैं अबाउट डी ब्रॉग्स वेवलेंथ के बारे में। कल इस टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। वापस से आज थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल बात ध्यान से समझना। अगर हम पिछले लेक्चर की थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो लाइट वेव होती है
वो एक डुअल नेचर अपने साथ रखती है, जिसको कहा जाता है एक एज वेव नेचर और दूसरा कहा जाता है पार्टिकल नेचर। उस वक्त मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि लाइट का वेव नेचर हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं और लाइट का पार्टिकल नेचर हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि आपके जो फोटॉन्स हैं, अगर हम उनकी वेवलेंथ निकालने की कोशिश करें तो फोटॉन्स की वेवलेंथ या उसकी एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप दिया जाता है जिसको कहा जाता है P इज इक्वल टू E बाई सी। इसमें कौन सा टर्म क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। P इज कॉल्ड एज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, E is called as the energy of photon, C, you know it is called as the speed of light। ये जो फॉर्मूला आप यहां पे देख रहे हैं, ये फॉर्मूला डी ब्रॉयज ने नहीं दिया। ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन का, ये फॉर्मूला दिया है आपके आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन जी का कहना था कि अगर एक फोटोन मूव कर रहा है तो उसकी अगर हम मोमेंटम की बात करें तो उस फोटोन के मोमेंटम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं कि हम E बराबर एच न्यू भी लिख सकते हैं, ये भी आइंस्टाइन का ही रिलेशनशिप है। तो अगर मैं मोमेंटम ऑफ फोटोन की जगह पे एच न्यू बाई सी लिखूं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि E की जगह पे मैं एच न्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पे ये जो न्यू है इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। P बराबर H बाय लैम्डा इजीली लिखा जा सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज 1 अपॉन लैम्डा। बचपन में कहीं ना कहीं तो ये चीज जरूर पड़ी होगी। या फिर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज सी। तो ये जो फॉर्मूला आप यहां पे अभी देख रहे हैं, ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि आपके पास वेवलेंथ ऑफ फोटोन, नॉट इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन के फॉर्मूले आपके पास हाजिर है। बिकॉज P इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, H is Planck's constant and lambda is the wavelength। फोटोन लाइट का ही पार्ट होता है, यानी कि ये फॉर्मूला आपके लाइट के वेव नेचर की तरफ इशारा करता है, पर आपने फोटोन की मदद से लाइट के वेव नेचर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। P is equal to H by lambda। Simple derivation, P is equal to E by C। This is again a relationship between momentum, energy and speed of light। Momentum किसका? फोटोन का। एनर्जी किसकी? फोटोन की। स्पीड ऑफ लाइट E is equal to H न्यू, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सब्स्टिट्यूट किया, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे 1 अपॉन लैम्डा लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपको क्या डिपिक्ट करता है? ये फॉर्मूला आपको डिपिक्ट करता है अबाउट द मोमेंटम एंड द वेवलेंथ ऑफ एन फोटोन। इससे हमें लाइट के वेव नेचर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। परंतु डी ब्रॉयस का क्या कहना था? डी ब्रॉयस का यह कहना था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर एक फोटोन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उसके पास एक वेवलेंथ होगी। दुनिया की कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, दुनिया की कोई भी चीज मूव कर रही है, उसके पास भी वेवलेंथ होगी। अगर आपका पंखा आपके सर के ऊपर घूम रहा है तो आपका पंखा मोशन में है, उसके पास भी वेवलेंथ है। अगर एक क्रिकेटर एक बॉल डाल रहा है, उसके बॉल के पास स्पीड है, उसके पास भी वेवलेंथ है। आपके आजू बाजू कार चल रही है, वेवलेंथ है। आप चल रहे हो, आपके पास भी वेवलेंथ है।
डी ब्रॉयस का क्या कहना था? डी ब्रॉयस का कहना था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ wavelength associated with it, और उस वेवलेंथ को उन्होंने नाम दिया डी ब्रॉयस वेवलेंथ। हालांकि पहले लोगों को ऐसा लगता था कि सिर्फ लाइट के पास ही वेवलेंथ होगा। पहले लोगों को यह जानकारी थी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, फोटोन मूव कर रहा है, उसके पास वेवलेंथ है। ये सब स्टोरी पहले लोगों के दिमाग में थी। इसलिए मैंने आपको लाइट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी क्यों दिया, क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज है ये हम आगे जरूर यूज करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये थोड़े फॉर्मूलेज क्यों बताए, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पहले लोगों को ऐसा लगता था कि लाइट के पास ही वेव नेचर है, पर ऐसा नहीं है। डी ब्रॉयस का ये कहना था कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मोशन में रहना चाहिए, तो वो एक वेवलेंथ अपने पास रखता है। डी ब्रॉयस ने ऐसी वेव को नाम दिया मैटर वेव। आपने बहुत जगहों पे इस वेव का नाम सुना होगा। मैटर वेव ऐसी चीज है जो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब कोई भी चीज जिसके पास मास होता है। अगर कोई भी चीज जिसके पास मास है आप उसको मैटर बोल सकते हो। तो अगर मैटर मोशन में है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसके पास वेवलेंथ होगी। इसलिए उसका वेव का नाम क्या है? वेव, मैटर वेव। और वो वेवलेंथ का नाम क्या है? उस वेवलेंथ का नाम है डी ब्रॉयस वेवलेंथ। सो अगर आप डी ब्रॉयस वेवलेंथ के फॉर्मूले पे जाएंगे तो डी ब्रॉयस ये कहते हैं कि जो मैटर वेव का वेवलेंथ होगा वो होगा h/p। अब ये फॉर्मूला वो कहां से लेके आए? ये फॉर्मूला वो लेके आए यहीं से। ये देखो, p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। मतलब सेम फॉर्मूला जो फोटोन पे लागू होता है वही सेम फॉर्मूला आपके डी ब्रॉय वेवलेंथ या दुनिया की हर ऑब्जेक्ट पे लागू होता है। यहां से आप लैम्डा लिख सकते हो h/p की जगह पे आप लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। इस वाले फॉर्मूले से आपको साफ साफ एक चीज दिखाई दे सकती है कि जो लैम्डा है, यानी कि वेवलेंथ, जिसको डी ब्रॉय वेवलेंथ का नाम दिया गया, और जो आपका मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, और ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा, जितना उसका मास कम होगा, उतना ज्यादा उसकी वेवलेंथ आपको विजिबल होगी, या उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप छोटी छोटी चीजों की बात करोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, या आप और भी छोटे चीजों की बात करोगे, इनका मास बहुत कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो वो भी एक वेवलेंथ आपको देगा, और इस वेवलेंथ को आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। पर अगर रोड पे एक कार चल रही है, इसके पास भी एक वेवलेंथ है, पर इस वेवलेंथ को आप स्टडी नहीं कर पाओ, क्योंकि ये वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। पर होती है, पर जरूर होती है, क्योंकि आपके कार का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो इतनी कमजोर है, इतनी कम है, जिसको आप स्टडी नहीं कर पाओ। या फिर अगर आपका मोमेंटम, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम आल्सो। ये देखो इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि अगर आपका मोमेंटम ज्यादा है तो आपकी वेवलेंथ घटती जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में भी आप लैम्डा और मोमेंटम का रिलेशन देख सकते हो, और इस पर्टिकुलर केस में आप लैम्डा और मास का रिलेशनशिप देख सकते हो। पर इस पूरे टॉपिक में समझने लायक बात क्या थी? इस पूरे टॉपिक में समझने लायक बात यह थी कि डी ब्रॉयस वेवलेंथ को मैटर वेव से रिलेट किया था। मैटर वेव मतलब क्या? दुनिया का हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, जिसके पास मैटर है, अगर वो मोशन में है तो उसके पास एक वेवलेंथ जरूर होगी, और उस वेवलेंथ को डी ब्रॉयस वेवलेंथ बोला जाता है। और डी ब्रॉयस ने जो वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला, वो फॉर्मूला यहीं से निकाला। वैसे ये फॉर्मूला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये फॉर्मूला फोटॉन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
लोगों का मानना था कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हम फोटोन के ऊपर ही लगा सकते हैं, पर ये गलत था। डी ब्रॉयज ने कहा कि ये फॉर्मूला फोटॉन्स के अलावा दुनिया की हर वो ऑब्जेक्ट पे लगाया जा सकता है कि जो मोशन पे होगा। इसलिए ये एक स्पेशल फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, वैसे वो पहले वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, पर आप देख सकते हो पहले वाले फॉर्मूले में जब आप स्पीड पुट कर रहे थे तो आप वी नहीं पुट कर रहे थे, आप स्पीड पुट कर रहे थे, आप सी पुट कर रहे थे। देखो, क्योंकि सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। पर यहां पे क्या आपने वेलोसिटी की जगह पे सी पुट किया? नहीं, आपने वेलोसिटी की जगह पे वी पुट किया, क्योंकि यहां पे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करता, ऑब्जेक्ट नॉर्मल वेलोसिटी से ट्रैवल करता। इसलिए जब भी आप किसी फॉर्मूले में, लैम्डा के फॉर्मूले में अगर वी देखते हैं तो समझ जाना कि वो डी ब्रॉयज वेवलेंथ का फॉर्मूला है। पर अगर आप किसी भी फॉर्मूले में सी देखते हैं तो समझ जाना कि वो फोटोन के लिए लिखा जा रहा है। किसी को कहानी समझ में आ रही है कि डी ब्रॉयज का कहना क्या था? किसी को समझ में आ रहा है डी ब्रॉयज वेवलेंथ क्या है? पक्का? दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट जो किसमें होगा, दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट जो किसमें होगा, मोशन में होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के पास होगा एक वेवलेंथ। और उस वेवलेंथ का नाम क्या है? डी ब्रॉयज वेवलेंथ। स्क्रीन के साइड पे कुछ ब्लैक जैसा आया है जिसके नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहा। स्क्रीन के साइड पे कुछ ब्लैक वाला, किस किस को ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? फोटो भेजो रे ग्रुप में, सेंड द पिक ऑन द ग्रुप। एक स्क्रीनशॉट भेजो जरा मेरे को देखने दो क्या है। जिसको वो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, अब बीच में आया, वाह। अच्छा, ग्रुप में तो भेज नहीं सकते, मेरे को जरा भेजना पर्सनल। अरे भाई एक जन भेजो, 50 जन के आ गए भाई। अच्छा अच्छा, ये चैट सेक्शन है। अभी दिख रहा है क्या तुमको? अभी दिख रहा है क्या ब्लैक स्पॉट? अभी दिख रहा है? साइड में दिख रहा है क्या? ऐसे कैसे हो रहा है? बहुत बड़ा काला धब्बा है। एक मिनट, अपन जरा स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करेंगे। भाई साहब, 2 करोड़ लोगों ने भेज दिया मेरे को। सही है। एक मिनट, वापस विल शेयर द स्क्रीन। ओके, हाँ, आर यू एबल टू सी? अभी भी ब्लैक स्पॉट दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब मैंने सेंटर पे रखा चैट सेक्शन, अब दिख रहा है? हाँ, अब सही है ना? ठीक है। क्या होता है, चैट सेक्शन होता है बाजू में, ठीक है, पर वो चैट सेक्शन सिर्फ मुझे दिखता है, तुमको नहीं दिखता। देखो ऐसा होता है। कहाँ है मेरा कैमरा? देखो ग्रुप पे एक फोटो भेजा है। तो कभी ये चैट सेक्शन जो है सिर्फ मुझे दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता, पता नहीं अभी वो चैट सेक्शन जो है ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। वैसे हम लोग जाने दो। हाँ, तुम्हें डी ब्रॉयज वेवलेंथ समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डी ब्रॉयज वेवलेंथ? एवरीबडी इज अंडरस्टूड व्हाट इज डी ब्रॉयज वेवलेंथ? पक्का? सिर्फ फोटोन के पास वेवलेंथ नहीं होती, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसके पास भी वेवलेंथ होती है। जो फॉर्मूला फोटोन के ऊपर अप्लाई होगा वही फॉर्मूला दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, बढ़िया। अब टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होता, ठीक है। डी ब्रॉयज ने क्या किया, थोड़ी और बातें की। डी ब्रॉयज ने ये बोला कि अगर एक पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर वो पार्टिकल एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इफ अ पार्टिकल
is moving with velocity v and has a mass m। अगर एक पार्टिकल है जो v नाम की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास m है, तो डी ब्रॉयस का कहना था कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि अगर कोई बंदे के पास वेलोसिटी है और उस बंदे के पास मास है, तो ऑब्वियस सी बात है उस बंदे के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो डी ब्रॉयस का कहना है कि वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे आप हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात तो सब लोग जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। परंतु अगर मैं यहां से वेलोसिटी को निकालूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास का रूट। चेक कर लीजिए, 2 ऊपर की तरफ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, मास नीचे की तरफ आएगा, पर क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो अंडर रूट पे आ जाएगा। अब इसका ये वेलोसिटी उठा के हम डी ब्रॉय वेवलेंथ में पुट करेंगे। डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला है h अपॉन एम वी, अभी अभी तुमने ऊपर निकाला। तो इस v की जगह पे मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, तो क्या फॉर्मूला बचेगा? h अपॉन m, नीचे आप पुट करोगे अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, बराबर। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अगर आता होगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये वाला मास मैं रूट के अंदर ले लूं तो वो m स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और नीचे मास पहले ही है, यहां से मास और यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका डी ब्रॉयस वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये है आपके डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला, पर किसके टर्म्स में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। चेक कर लीजिए, हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा है कि किसी ने आपको बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास इतना है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है, बताओ उसके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी है? अगर आपका दिमाग चल गया तो आप सामने वाले इंसान को बोलोगे कि अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है मतलब उसके पास वेलोसिटी है। और डी ब्रॉयस ने कहा था कि अगर कोई बंदा है जिसके पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है, यानी कि वो मोशन में है, यानी कि उसके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ तो पक्का होगी। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के आप डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। चेक कर लीजिए, डन, पक्का, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। एक और छोटी सी नॉलेज, जो नॉलेज आपको पहले से पता है, बस हमें यहां पे वो अप्लाई करनी है। याद है आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पे सेनापति बने थे, याद है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट, याद आया? सेनापति वाला सीन याद आया? तो क्या काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ईवी लिख सकते हैं? ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, है ना? याद है? तो फिर हम लैम्डा इज इक्वल टू इस फॉर्मूले को इधर ही चेंज कर देते हैं, 2m ईवी चलेगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैंने ईवी लिख दिया। ईवी स्टैंड्स फॉर व्हाट? आपको मैंने उस दिन भी बताया था, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है, ठीक है। अब आप एक और काम कर सकते हो, आप h की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। h का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड, ये h का वैल्यू होता है, ठीक है। समझो आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पुट कर लो 1.11 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ले लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू kg। अब आप सोचोगे सर सडनली आप इलेक्ट्रॉन की बातें कहां से करने लग गए? मैंने आपसे क्या कहा था? फोटोन को छोड़ के दुनिया का कोई भी वस्तु अगर मोशन में है
तो वो डी ब्रॉयज वेवलेंथ रखता है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि वो वस्तु इलेक्ट्रॉन है फॉर जस्ट द टाइम बीइंग, बस फॉर द टाइम बीइंग। तो अगर मैं लैम्डा निकालना चाहता हूं, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो अगर मैं ये सारी वैल्यू यहां पुट करूंगा, v का वैल्यू नहीं पुट करूंगा, v इज वोल्ट्स, तो आंसर आएगा 1.228 अपॉन अंडर रूट वी। v इज योर वोल्टेज, और ये जो आपको वेवलेंथ आएगी ये नैनोमीटर में आएगी। तो ये चीज आप कहां, ये फॉर्मूला आप कहां यूज करोगे? सपोज कोई बंदा आपके पास आता है, वो बोलता है एक बात बताओ, मेरे पास एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है। तो आपने कहा बहुत बढ़िया। तो उसने बोला मैंने उस पर लाइट फेंक के मारी। आपने कहा बहुत बढ़िया। फिर क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? आपने कहा वाह। फिर बोला वो इलेक्ट्रॉन एक कलेक्टर प्लेट की तरफ भागते हुए जा रहा है। पर हमने उसको पूछा वो कलेक्टर प्लेट की तरफ क्यों भाग रहा है? तो उस इंसान ने जवाब दिया उस कलेक्टर प्लेट को मैंने 10 वोल्ट के वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए। हमने कहा अच्छा वो कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव है? बोले हाँ। कितना वोल्टेज लगाया? बोले 10 वोल्ट लगाया। तो ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ भागते हुए आ रहा है। कैसे आ रहा है? भागते हुए। जैसे ही आपने भागते हुए वर्ड सुना, आपको डी ब्रॉय की याद आई। आपने उस इंसान को बोला अरे पागल, अगर तेरा इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसके पास वेवलेंथ है जिसको लैम्डा बोलते हैं। उसने कहा अच्छा, कौन बोला ऐसा? बोला डी ब्रॉय बोला। डी ब्रॉय क्या बोला? कोई भी दुनिया की वस्तु के पास अगर वेलोसिटी है तो वो एक वेवलेंथ रखता है। तो वो इंसान क्यूरियस हो गया, वो इंसान ने बोला अच्छा बताओ कितनी वेवलेंथ है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन के पास कितनी वेवलेंथ है? तो आपने उससे खाली एक सवाल पूछा, बता तूने इस इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्टेज से कलेक्टर प्लेट की तरफ खींचा है? उसने बोला मैंने 10 वोल्ट लगाया था। उसने बोला हो गया तेरा काम, ये 10 वोल्ट को उठा, इधर पुट कर, सॉल्व कर, जो भी आंसर आएगा वो तेरे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी नैनोमीटर में। काम खत्म। शॉर्ट एंड स्वीट। क्या बोलते हो? बढ़िया। आपने देखा कैसे हमने टॉपिक को अंत में जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ जोड़ दिया, डी ब्रॉयस को वापस घुमा फिरा के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जोड़ दिया, जहां से कहानी शुरू हुई वहां पे कहानी खत्म हुई। बराबर। तो ये जो फॉर्मूला है 1.228 बाई वी, ये फॉर्मूला आप कहां यूज करोगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पता करने के लिए। बराबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आप निकाल सकते हो, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ भागता है। पर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ क्यों भागता है? किसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज से अपनी तरफ खींचा जाता है। इस वोल्टेज की मदद से आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपको मिल जाएगी। सिर्फ इस फॉर्मूले में वोल्टेज पुट करना है। इज इट क्लियर बाय एवरीबॉडी? चेक कर लीजिए। डन डनाडन। पक्का? ठीक है। सो क्लास, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है समाप्त। आ जाइए फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं। एक मिनट, मैं न्यूमेरिकल थोड़ा स्क्रीन पे ले आता हूं ताकि हमें सॉल्व करने में इजी पड़े। वैसे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हैं।
बढ़िया, क्या सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। 18वें क्वेश्चन के साथ क्या हम अपना शुरुआत कर सकते हैं? तैयार? ठीक है। Find the ratio of de Broglie wavelength of an electron and a proton. Find the ratio. किसका रेशियो है क्लास? डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। किसका? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। यस, जिनके पास सेम एनर्जी है, जिनके पास सेम मोमेंटम है, ठीक है, सेम स्पीड भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। Find the ratio of the de Broglie's wavelength of an electron and a proton when both are moving with same speed, same energy, same momentum. State which of the two will have longer wavelength in each case. आंसर्स आपके सामने हैं, ठीक है। चलो 18वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। 18वें क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफी भारी होता है, ठीक है। डी ब्रॉय वेवलेंथ के हिसाब से अगर आप सोच विचार करेंगे तो डी ब्रॉय वेवलेंथ कहता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। ये अपना डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब इसको अपन दो बार लिखेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे ये फॉर इलेक्ट्रॉन, तो एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अपन लिखेंगे प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड मारेंगे, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पलटी मारा जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन एच। यहां से एच और एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए पार्ट में बोला है दोनों के पास सेम स्पीड है, तो हम ये ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट में साफ साफ लिखा है वीपी इज इक्वल टू बीई, यानी कि प्रोटॉन का वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऊपर एमपी था, उसके जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो आएगा 1836। यानी कि जब दोनों के पास सेम स्पीड होगी तो 1836 होगा उन दोनों का रेशियो, जो आप पहला आंसर चेक कर सकते हैं। एकदम सिंपल। क्या बोलते हैं? डन 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 डन। तुम्हें लगता नहीं है ना इतने आसानी से हो जाएगा, पर आसान है, सिंपल है। बस पुट करना है, कैंसिल आउट करना है, काम खत्म करना है। अगला करें, बी पार्ट करें। बी पार्ट में क्या बोला, सेम एनर्जी। बी पार्ट में क्या बोला, सेम एनर्जी। सेम एनर्जी मतलब क्या, सेम एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी किसकी, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, दोनों सेम है। हाँ बाबा, मास ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए ना, बच्चे थोड़ी हो तुम, 12वीं क्लास में हो ना अभी, तुम्हें ये दोनों रिलेशनशिप पता होने चाहिए ना, कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हर चीज क्वेश्चन में नहीं दी होगी तुमको, ठीक है।
चलो सेकेंड पार्ट में बोलता है दोनों के पास एनर्जी सेम है। तो अगर आप डी ब्रॉयज वेवलेंथ का एनर्जी का फॉर्मूला उठा के लाओगे तो वो क्या बोला, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। बोला कि नहीं बोला, हाँ या ना। अब इसको दो बार लिखो, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन h अपॉन 2 टाइम्स m काइनेटिक एनर्जी किसकी, प्रोटॉन की। अगला स्टेप पता है तुम्हें क्या करना है, लैम्डा ई बाय लैम्डा पी और सॉल्व करना है। कुछ ना कुछ कट होगा, कुछ ना कुछ ये होगा, कुछ ना कुछ वो होगा। केपी और केई दोनों कैंसिल कर देना, ठीक है। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे सब कुछ काट पुट करने के बाद, तो तुम्हें 42.85 तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। देखो यहां से H और H कैंसिल होगा, ठीक है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। Kp और Ke भी कैंसिल होगा, 2 और 2 भी कैंसिल होगा। खाली क्या बचेगा पता है, क्या बचेगा पता है तुम्हें, जब तुम लैम्डा ई बाय लैम्डा पी करोगे ना, तो अंडर रूट ऑफ एम पी अपॉन एम ई बचेगा बस। यानी कि अंडर रूट ऑफ 1836 बचेगा, वो ये इतना ही होता है, चेक कर लो। डन डन डन, बी पार्ट बी, इज द बी पार्ट डन, पक्का। थर्ड पार्ट बोलता है सेम मोमेंटम, वो तुम लोग होमवर्क में करोगे। सी पार्ट होमवर्क, सेम मोमेंटम वाला, ठीक है। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अरे उसने पूछा है किसका मोमेंटम, स्टेट विच ऑफ द टू विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ इन ईच केस। ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो आपको तो ये बात पता ही है ना, जिसका मास कम होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसलिए उसने आंसर में इलेक्ट्रॉन लिखा है। दिखा, हर जगह आंसर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है, क्योंकि वो पूछना चाहता है वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो डी ब्रॉय की फॉर्मूले में अभी तो आपको बताया था कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बताया था कि नहीं बताया था, याद आया कुछ। तो मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है ना, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, कॉमन सेंस। सी पार्ट होमवर्क करना है, ठीक है। चलो 17th वन क्या बोल रहा है भाई, अ न्यूक्लियर रिएक्टर फाइंड देयर स्पीड्स एंड वेवलेंथ, ठीक है, कर सकते हैं, वैसे भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। 17th क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। आपको स्पीड और वेवलेंथ बताना है। वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। क्योंकि यहां पे बोल रहा है एक न्यूट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, क्या आप जानते हैं न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये न्यूट्रॉन का मास होता है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मैंने आपको मास गिवन दे दिया, आप यहां पे पुट करके वेलोसिटी निकाल सकते। क्या वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपके पास वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी का यूज कर लीजिए, या वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता ही है, पता है ना, याद आया। यानी कि आप ये दोनों फॉर्मूले पुट करके 17वां क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन भी आप कृपया करके ट्राई कीजिए। बस फॉर्मूले पुट करने हैं, आंसर आ जाते हैं। अगर आप उतना भी क्वेश्चन ट्राई करते हो और एग्जाम में एक आधा टपक जाए तो खुशियां ही मनानी पड़ेंगी, और क्या करोगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन हैविंग डी ब्रॉय वेवलेंथ इतना। अब उसने डी ब्रॉय वेवलेंथ आपको दे दी है 0.08 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर -10 मीटर। जिसको नहीं पता था लिख लीजिए। जब भी आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी जाए तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -10। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। ये आपकी वेवलेंथ डी ब्रॉय की क्वेश्चन में गिवन है। वो चाहता है कि आप बताएं स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन की रफ्तार बताने के लिए हमें प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जैसे अभी न्यूट्रॉन का ऊपर लिखा था। बस वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। वेलोसिटी कैन बी h/m लैम्डा। यस, अरे ऐसा क्या घूर रहे हो मेरे को। लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है h/mv होता है ना। तो v ऊपर जाएगा तो लैम्डा नीचे आएगा ना। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो। तुम्हें h पता है, तुम्हें मास पता है, तुम्हें लैम्डा पता है, सब कुछ पुट करो, v बताओ, काम खत्म। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, नथिंग सीरियस। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पक्का। कैन वी मूव फॉरवर्ड। बढ़िया। 16वां के बाद आ रहे हैं हम 15वें क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, वन इज मूविंग 4 times फास्ट एज द अदर। इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर द अदर पार्टिकल्स। पहले तो क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पार्टिकल सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ से भाग रहे हैं। तो पहले वाले पार्टिकल की वेवलेंथ λ1, दूसरे वाले पार्टिकल की वेवलेंथ λ2। ठीक है गायत्री, मैंने नोट्स में h की वैल्यू मेंशन की है, आप वहां से देख सकते हैं। दोनों पार्टिकल्स की वेवलेंथ सेम है, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है वन इज मूविंग 4 times फास्टर द अदर, यानी कि पहले वाले बंदे की वेलोसिटी 4 गुना है दूसरे वाले की, ऐसा क्वेश्चन में खुद ही बोला है। साफ साफ बोलता है जो स्लोअर पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, हमें ये पूछ रहा है कि दूसरा पार्टिकल कौन सा हो सकता है, हमें इस बारे में जानकारी देनी। डी ब्रॉय वेवलेंथ का अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हम कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम जरूर कर सकते हैं। λ1 का फॉर्मूला होगा h/m1v1, λ2 का फॉर्मूला होगा h/m2v2। अगर λ1 और λ2 एक दूसरे के बराबर है तो h/m1v1 और h/m2v2 भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यहां से h और h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m1 का वैल्यू आएगा m2 v2/v1। क्वेश्चन के हिसाब से v1 is 4 times v2, सो v2/4 times v2, यहां से v2 कैंसिल हो जाएगा। ये साफ साफ बताता है कि m1 m2/4 है, यानी कि मास ऑफ m1 m2 का 4 गुना कम मास है। तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात पता चलेगी कि m2 अल्फा पार्टिकल है, बराबर। m1 कौन है हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि m1 का मास m2 से 4 गुना कम है। ऐसा तभी हो सकता है जब वो या तो प्रोटॉन हो या तो वो एक न्यूट्रॉन हो।
अगर आप अल्फा पार्टिकल के 4 गुना मास को कम करेंगे तो वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आ सकता है। वैभवी सवाल पूछ रही हैं 4v2 कैसे आया? बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वन इज मूविंग 4 टाइम्स फास्टर एज द अदर, इसलिए v1 इज 4 टाइम्स v2। तो जहां v1 लिखा है वहां पे 4 टाइम्स v2 लिखा, ऊपर v2 कैंसिल हो गया, m2/4 आ गया। उसने खुद ही बोला है कि स्लोअर पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, तो स्लोअर कौन है? स्लोअर कौन है? v2 स्लोअर है ना, v2 यानी कि m2 स्लोअर है ना, तो m2 अल्फा पार्टिकल हो गया। तो m1 कौन हो सकता है? m1 एक ऐसा बंदा जिसका मास अल्फा पार्टिकल से 4 गुना कम है, तो वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है। कितने लोग को 15वां क्वेश्चन समझ में आया? डन डनाडन, पक्का? अब आप देख सकते हैं डी ब्रॉयस की क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। 13th क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड, ये भी आपके लिए होमवर्क जाएगा। आपको देख सकते हो व्हेन द एक्सेलरेटेड पोटेंशियल इज 54 वोल्ट्स, 54 वोल्ट्स दिया है, पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितना होगा। फॉर्मूला जानते हो, 1.228 अपॉन रूट वी, याद रखना जो आंसर आएगा नैनोमीटर्स में आएगा। तो ये आप आराम से कर सकते हो। बी पार्ट में पूछता है काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, बताओ वेवलेंथ कितनी है। आप जानते हो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, √2m काइनेटिक एनर्जी। 13th और 14th आप इजीली कर सकते हो। 14 सिंपल है, पढ़ लेना एक बार, आपसे हो जाएगा, मैं जानता हूं। लेट्स कम टू द 12th वन। 12th वन कहां से आएगा भाई? 12th वन लाना पड़ेगा। हाँ जी, 12th वन हमारे सामने है। गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ। अब डेटा क्या है, इसका मतलब इसके आगे का क्वेश्चन भी लाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2 पेज में था, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ हैं। बढ़िया, 12th क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा एक साथ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 12th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी वेवलेंथ फेंक के मारी तो इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा, इतनी वेवलेंथ फेंक के मारी तो इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा। वेवलेंथ यानी कि जो लाइट आप फेंक के मार रहे हो उसकी वेवलेंथ। अब जो लाइट आप फेंक के मारते हो उसके पास फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उसके पास एनर्जी हो सकती है, तो उसके पास वेवलेंथ भी तो हो सकती है। अगर उसके पास फ्रीक्वेंसी हो सकती है तो उसके पास वेवलेंथ भी हो सकती है। सही बात है ना? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है तो इंसिडेंट वेवलेंथ क्यों नहीं हो सकती? तो वो कह रहा है कि अगर हमने इतनी वेवलेंथ फेंक के मारी तो हमें इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। अगर हमने इतनी वेवलेंथ फेंक के मारी तो हमें इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो जानना चाहते हैं कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल, यानी कि हम जो मटेरियल है जिसके ऊपर हमने लाइट फेंक के मारी है, हम उसका वर्क फंक्शन और कैथोड मटेरियल पता करना चाहते हैं। और एक चीज हम पता करना चाहते हैं, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। खत्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली, क्वेश्चन कंटिन्यू करता है, मोस्ट लाइकली मेटल कौन सा यूज किया। क्या क्या इसमें निकालना है, जरा मैं आपके सामने इसकी एक लिस्ट पेश कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है जो यहां लिखा हुआ है। उसके बाद आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू बतानी है जो यहां लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बताना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे आपको करंट मिलना शुरू होता है। द फ्रीक्वेंसी
at which photo current starts, या फिर और the frequency at which the electrons just come out of the surface, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है जब E बराबर 5 हो जाता है, क्योंकि जब E बराबर 5 हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आ जाता है और आपको फोटो करंट मिलना शुरू हो जाता है। तो जब E इज इक्वल टू 5 हो जाता है तब आप E की जगह पे h न्यू लिख सकते हो, h न्यू इज इक्वल टू 5। ये जो न्यू आपको दिख रहा है इसको आप न्यू नॉट बोल सकते हो। ये जो न्यू आपको मिल रहा है इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे जस्ट अभी अभी आपको करंट मिलना शुरू हुआ है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे जस्ट अभी अभी आपको इलेक्ट्रॉन बाहर आने को मिला। तो अगर आप मेरा पिछला वाला ग्राफ याद करेंगे जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी वर्सेस यहां पे फोटो करंट था और यहां पे फ्रीक्वेंसी थी, ग्राफ कुछ ऐसा गया था अगर आप याद करेंगे तो, राइट। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बोलेंगे न्यू नॉट, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमें करंट मिलना शुरू हुआ, जिसको हम बोलेंगे क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपने 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाई, आपको करंट नहीं मिला। आपने 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाई, आपको करंट नहीं मिला। आपको 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाने पे करंट मिला, तो 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या आपको समझा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे करंट मिलना शुरू होता है, वो फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आता है। और इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर कब आता है? जब आपकी दी हुई एनर्जी और आपका वर्क फंक्शन दोनों बराबर हो जाए, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो एनर्जी को एच न्यू लिख सकते हो, बस उस न्यू को न्यू नॉट लिख दो, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दो। हमें ये भी निकालना है, फिर हमें उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी निकालनी है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, बताओ वो फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड वेवलेंथ कितनी थी। और लास्ट हमें ये बताना है, तो मैं अगला चीज भी लिख देता हूं, हमें लैम्डा नॉट भी निकालना। जब भी मैं नॉट आगे लगाता हूं तो समझ जाना हम थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकालना है, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ निकालना है। और अल्टीमेटली हमें यह बताना है कि वो कौन सा मेटल हो सकता है जिसके साथ हम ये पूरी बातचीत कर रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल है, ठीक है, बस थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा। कुछ वैल्यूज में नोट डाउन करना चाहूंगा। पहले वाले केस में जो लैम्डा है वो 2536 एंगस्ट्रॉम है, और उस वाले केस के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यानी कि वी नॉट, वो 1.95 वोल्ट्स है। सेकेंड वाले केस के लिए मैं लैम्डा प्राइम यूज कर रहा हूं, जो वेवलेंथ आप यहां पे देख रहे हैं वो 3650 एंगस्ट्रॉम है, और जो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहे हैं वो 0.5 वोल्ट्स। ये दो केसेस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या जानते हैं आप, आपकी नॉलेज क्या है? इन दोनों केसेस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, इसलिए आप जरा मतलब अपना पूरा ध्यान यहाँ पे रखें। अगर मैं हमारी बेसिक नॉलेज के पास जाऊं तो बेसिक नॉलेज मेरे पास क्या है? बेसिक नॉलेज मेरे पास ये है कि मैं जितनी भी एनर्जी देता हूं, वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज होती है। फिर मुझे बताया गया था कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो यहां से मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख सकता हूं,
E माइनस 5। स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूले में मैं E की जगह पे लिख सकता हूं एच न्यू माइनस 5। E नॉट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, क्योंकि बचपन में अगर थोड़ा पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा। साउंड वेव चैप्टर चेक कर लीजिए, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके चैप्टर के ही फॉर्मूलेज है जो मैंने एक साथ आपके सामने ऐसे पेश किए हैं कि आपको सिर्फ पहला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, बाकी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरफ आ जाएगा तो E माइनस 5 हो जाएगा। E की जगह पे एच न्यू लिख सकते हो, न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, काम खत्म। बराबर, एकदम बढ़िया। अब इसमें से जो फॉर्मूला आपको चाहिए आप यूज करो और अपना काम करो। पहले ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको समझ में आए, 1 2 3 4 एंड 5 क्लियर है? ये 5 के 5 फॉर्मूले से कोई परेशानी नहीं है किसी को? पक्का? फर्स्ट लेक्चर रिवाइज किया है ना? ओके, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सबका ध्यान यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। h, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज कर रहा हूं ये फिफ्थ फॉर्मूला। मैं फिफ्थ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैं दिखाता हूं मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। EV नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, ठीक है। इधर वाले के लिए हो जाएगा EV नॉट प्राइम एच सी बाय लैम्डा प्राइम माइनस 5। भूलिए मत, वर्क फंक्शन उस मेटल का दोनों जगह के लिए सेम रहेगा, ठीक है। दो अलग अलग केसेस हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक बार लैम्डा ये फेंक के मारा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा, दूसरी बार ये लैम्डा फेंक के मारा तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा। तो अब मैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व कर, अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करता हूं तो किस तरह से बातें बनेंगी? EV नॉट माइनस EV नॉट प्राइम will be equal to HC minus lambda, HC by lambda in minus 5 minus HC by lambda prime plus 5। चेक कर लीजिए, इक्वेशन इसको मैंने इसके साथ माइनस कर दिया, LHS को LHS के साथ माइनस किया, RHS को RH के साथ माइनस किया, बट क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा। यहां से माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां से E कॉमन ले लेता हूं। V नॉट माइनस V नॉट प्राइम इज, यहां से मैं H और C कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्राइम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में आपके पास सब कुछ मौजूद है। E आप जानते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। V नॉट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, V नॉट प्राइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, C is the speed of light 3.8 into 10 3 into 10 to the power 8। लैम्डा आपको दिया हुआ है, लैम्डा प्राइम आपको दिया हुआ है, मतलब इस पूरे के पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक चीज अननोन है और वो है H। ध्यान से देख लीजिए, ये पता है, 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 C भी पता है,
सिर्फ एक चीज अननोन है और वो है h। ऊपर चेक कर लीजिए, लैम्डा, लैम्डा प्राइम की वैल्यू आपके पास है, बस मैं चाहूंगा कि आप इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट कर लें। 2536 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, 3650 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। वोल्टेज आपको दिया हुआ है V नॉट प्राइम, लैम्डा, लैम्डा प्राइम आपके पास है। क्या ये होमवर्क में हो सकता है? सिर्फ पुट करना है और h का वैल्यू पता करना है। करेंगे करेंगे पक्का? अरे श्योर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? ऐसे आप h का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में ऊपर जाएंगे, वर्क फंक्शन निकालना है। h डन हो गया, वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे? सेकेंड, हमें निकालना है वर्क फंक्शन, यानी कि हमें निकालना है फाई। ऊपर दिए हुए कोई भी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फाई इज इक्वल टू, वैसे अब बेसिक फॉर्मूले से अगर सिखाऊं, एनर्जी इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू फाई प्लस ईवी नॉट, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ईवी नॉट। फाई बराबर एनर्जी माइनस ईवी नॉट। फाई बराबर एच न्यू माइनस ईवी नॉट। फाई बराबर एच सी बाय लैम्डा माइनस ईवी नॉट। ये वाले फॉर्मूले का मैं करूंगा इस्तेमाल। आप देखिए, मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखा है। मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं रखा। मैंने सिर्फ वो जो डब्बे में मैंने ऊपर फॉर्मूला डाला है, मैंने इतनी एनर्जी दी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में वो इस्तेमाल होती है। बस मुझे इतना फॉर्मूला याद है। अब बस इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैं खेलता रहता हूं और मैं ऐसा फॉर्मूला लेके आता हूं जिस फॉर्मूले का मुझे सब कुछ पता हो। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, एच आपको पता है क्योंकि अभी अभी आपने एच निकाला। सी आपको पता है, लैम्डा आप यूज कर सकते हो कोई भी, और आपको वी नॉट की वैल्यू पता है, आपको ई की वैल्यू भी पता है। अब सब कुछ यहां पे पुट करके आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। यानी कि आप पहले वाले केस की सारी वैल्यूज पुट करके सिर्फ एक केस यूज कर सकते हो। आप सिर्फ आप पहला केस यूज कर सकते हो, लैम्डा और वी नॉट आप पुट करो। पहला केस लैम्डा यहां पे पुट करो, वी नॉट यहां पे पुट करो, ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 पुट करो, एच पुट करो, सी पुट करो, सब कुछ आपके पास है। आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा। चेक कर लीजिए, हाँ ना बोलिए। हो सकता है आपके लिए ही है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं अभी अभी पुट करके आपको दिखा सकता हूं, पर 12वीं क्लास है, 2 महीने में एग्जाम है। अगर हम थोड़ा मेहनत लेके बैठेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो शायद हमारी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैं पुट करके सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं। बट मैं बार बार आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कभी ना कभी तो होमवर्क करते वक्त आप जरूर सोचोगे ना कि सर ये फॉर्मूला लाए कहां से। कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो पूछोगे ना, ये फॉर्मूला आया कहां से। तो थोड़ा बहुत पीछे आके शायद रिवाइज भी कर लोगे, खुद का थोड़ा फायदा हो जाएगा। वरना मैं ही पुट करता हूं, मैं ही सॉल्व करके दे देता हूं, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। थोड़ी मेहनत जरूरी है। थर्ड पार्ट में हमें पता करना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और हमें पता था जब एनर्जी और वर्क फंक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। एनर्जी की जगह पे आप क्या लिखेंगे? एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 5। सो आप इजीली न्यू नॉट निकाल सकते हैं। इट विल बी 5/h। 5 कहां पे है भाई? दूसरे में आपने 5 निकाला, पहले में आपने h निकाला, दोनों को डिवाइड करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। तीसरे का काम खत्म। चौथे में आपको क्या निकालना है? चौथे में आपको निकालना था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा नॉट। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा नॉट निकालने से आपको कौन रोक सकता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा नॉट। साउंड वेव में कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा। सो लैम्डा नॉट होगा सी बाय न्यू नॉट। काम खत्म। सी आपके पास है,
ऊपर से आपको लैम्डा सी आपको पता है, न्यू नॉट आप अभी अभी ऊपर से निकालोगे, यहां से आप न्यू नॉट निकालोगे, वही उठा के यहां पुट करना है आपको, आपको लैम्डा नॉट भी मिल जाएगा। चारों चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। बस पांचवा क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैंने तो सॉल्व किया ही नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके हिसाब से आप देख के बता सकते हो कि मटेरियल कौन सा है। तो पांचवा जाने दो, बट फिलहाल 1 2 3 4 ये चार चीज तो आपको होमवर्क में करनी पड़ेगी, और मैं जानता हूं जब आप इसका होमवर्क करोगे ना, बस रोने की कगार पे आ जाओगे, क्योंकि आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। ये जो आप देख रहे हो, इट्स नॉट इजी टू सॉल्व, बट स्टिल आई वांट यू टू बैंग योर हेड्स, बिकॉज अगर गलती से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और एग्जाम में पैनिक होते होते तुम इसका आंसर कभी भी सही नहीं लेके आ पाओगे। तो क्या पता अभी थोड़ी मेहनत करके एग्जाम में अगर आ जाए तो शायद कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप हो जाए। क्या कहते हो? हाँ या ना? करोगे ना पक्का? खाली हाँ ना बोलते हो, गिन चुन के 2 3 लोग होमवर्क भेजते हैं, बस हाँ ना बोलते हो और कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये था 12वां। 11वां, जरा एक रीडिंग लीजिए। क्या आपको वेवलेंथ दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 4500 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो लाइट फेंक के मारी है उसका वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम है। जो वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है वो है 2.0 eV, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, द मोस्ट एनर्जेटिक photoelectron emitted in the direction is perpendicular to the field, moves along a circular path of radius 20 centimeter. What is the value of B? क्वेश्चन हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि क्या आपको यह बात पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमी घूमी करता है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ, जरा इन 3 वर्ड को जरा ध्यान से पढ़ना और मुझे बताना कि इफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट टेक सर्कुलर पाथ। आपको ये पता था? कभी सुना है ऐसा? बाकी लोग सुना है कभी जिंदगी में ऐसा? एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया जाए तो वो सर्कुलर पाथ लेता है, कभी सुना है ऐसा? अरे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया बे। हेलिकल पाथ वाला चीज भूल गए क्या? अगर यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन घुस जाए तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाता, सर्कुलर पाथ में जाता है। याद रखना। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे वो बाहर निकला उसको खबर मिली कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सीधा सीधा तो नहीं जाएगा, वो एक सर्कुलर पाथ में जाएगा जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। उन्होंने बता दिया। वो पूछ रहे हैं बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी। अरे कुछ बात समझ में, वो क्या पूछ रहे हैं, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी। अब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे? थोड़ा सोच विचार करो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? कम ऑन, कम ऑन, कुछ याद है? सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। क्या आपको ये बात पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो घूमी घूमी करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है। वो सेंट्रिपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। If the centripetal force equal to the magnetic force, how much is the centripetal force? mv square by r. What is the magnetic force? It will be
BeV। यहां से V और V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप B में इंटरेस्टेड हैं, तो B आएगा MV अपॉन ER। ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आपको B की वैल्यू मिलेगी। अब सोचो, क्या आपके पास M है? बिल्कुल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। M का जुगाड़ हो गया। अब क्या चाहिए? और क्या आपके पास रेडियस है ना 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो होगा 0.2 मीटर। एक और चीज का जुगाड़ हो गया। क्या आपके पास E है? हाँ, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। E का भी जुगाड़ हो गया। पर क्या नहीं है अपने पास? अपने पास वेलोसिटी नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ लो, कहीं पे भी क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डेटा का कभी ना कभी तो इस्तेमाल करोगे, लैम्डा और फाई का इस्तेमाल कभी ना कभी तो करोगे, बराबर है ना? लैम्डा और फाई का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कुछ फॉर्मूला है वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। यही फॉर्मूला बताया था मैंने वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अरे याद आया? अब भी ये डी ब्रॉय पढ़ाते समय यही वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था ना, बराबर? क्या तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल के यहाँ पुट करो तो तुम्हें शायद वेलोसिटी मिल जाए। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से उठा के लाओगे? तुम्हें अभी भी पता चला काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस फाइव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस फाइव होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव होगा, बराबर? अब जरा ध्यान से सुनना, क्या तुम्हें एच पता है? हाँ। क्या तुम्हें सी पता है? हाँ। क्या तुम्हें लैम्डा पता है? हाँ। क्या तुम्हें फाइव पता है? हाँ। लैम्डा और फाइव क्वेश्चन में दिया हुआ है। लैम्डा और फाइव क्वेश्चन में दिया हुआ है। एच और सी तुम्हारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि पूरा का पूरा आरएचएस तुम्हें पता है। अगर तुम्हें पूरा का पूरा आरएचएस पता है तो तुम काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हो। ये काइनेटिक एनर्जी तुम इधर पुट करोगे क्योंकि तुम्हें मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा। फिर तुम इस वेलोसिटी को उठा के यहां पुट करोगे तो तुम्हें बी मिलेगा। क्या बोलते हो? मस्त था ना क्वेश्चन? अगर तुम्हें स्टार्टिंग का स्टेप ही नहीं समझा, ये वाला, तो ये वाला स्टेप ना समझने के लिए तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें बेसिक नहीं पता, या तुमने पिछले चैप्टर इजीली रिवाइज नहीं किए। तो टेंशन मत लो, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो। अब इस फॉर्मूले के बाद तो समझा होगा, मास पता है, रेडियस पता है, ई पता है, वी पता नहीं है, इसलिए वी का फॉर्मूला निकाला काइनेटिक एनर्जी में। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी पहले पता की, फिर उसको वापस पुट किया, वी निकाला, फिर वी पुट करके यहाँ पे बी निकाला। अब तो स्टोरी समझती है? क्या बोलते हो? कर सकते हैं स्वप्ना, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो। स्वप्ना जी का कहना है कि सर हम और भी तो कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम बहुत सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैंने ये बताया, आप कोई और फॉर्मूला यूज कर लो। कर सकते हैं ना आप, डी ब्रॉय वेवलेंथ का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट डी ब्रॉय वेवलेंथ में क्या उन्होंने डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड करते वक्त क्या हम लोग को वर्क फंक्शन वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं रखना पड़ता, इसलिए शायद उससे आंसर थोड़ा ठीक ठाक ना, इसलिए हमने ये लगा लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना वर्क फंक्शन और वेवलेंथ। नहीं, डी ब्रॉय मत लगाओ,
ये वेवलेंथ डी ब्रॉय वाला वेवलेंथ नहीं है, ये वेवलेंथ इंसिडेंट वाला वेवलेंथ है। यहां पे जो लैम्डा है, ये लैम्डा किसका है? यहां पे जो क्वेश्चन में आपको लैम्डा दिया है वो किसका है? वो लैम्डा है जो सरफेस पे गिर रहा है, उसका लैम्डा है। डी ब्रॉय वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का लैम्डा होता है, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ नहीं लगेगा। हाँ या ना फॉर दिस क्वेश्चन? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तुम लोग मैदान छोड़ के भागने की प्लानिंग में तो नहीं होना? हर चीज इतने आसान से नहीं मिलेगी बेटा, थोड़ा थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। क्या 11th वाला हो सकता है? कमान, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। 11th वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या हम 10th वाले पे जा सकते हैं? दैट्स रियली ग्रेट। चलिए 10th वाले पे जा रहे हैं। हाँ, क्या कह रहा है 10th वाला? 10th वाला कह रहा है फोटो करंट रिकॉर्डेड in a microammeter in an experiment setup of a photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt. कोई बता सकता है 0.8 वोल्ट क्या है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो बोलता है करंट बंद हो जाता है अगर आप एक 0.8 वोल्ट का रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाते हो। इसका 0.8 वोल्ट क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। बहुत ही बढ़िया। वी नॉट, यानी कि ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम ही होता है करंट को गायब करना, अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो पहली लाइन ये बोलती है कि फोटो करंट 0.8 वोल्ट लगाने के बाद वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब गायब हो जाता है, तो और भी सी बात है 0.8 आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर वेवलेंथ आपकी इतनी हो, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 4950 एंगस्ट्रॉम, और निम्नलिखित चीजें आपसे पूछेगा। इफ द सोर्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज्ड, द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2। सेकेंड लाइन में आपसे क्या कह रहा है? अगर इतनी वेवलेंथ फेंक के मारते हैं तो इतनी स्टॉपिंग पोटेंशियल लगती है। अगर आपने कोई नई वेवलेंथ फेंक के मारी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होके 1.2 वोल्ट हो जाता है। ठीक है? इफ द सोर्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज्ड, यानी कि लैम्डा प्राइम नया वेवलेंथ अगर आप फेंक के मारेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट, नया स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स, यानी कि आपको यह बताना है कि वर्क फंक्शन कितना होगा और आपको यह बताना है कि सेकंड सोर्स का वेवलेंथ कितना होगा। ये दो बातें आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या सब लोग को क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? यस यस, वो अभी जो हमने 12वां किया उसके सिमिलर है। ऐसे वहां पे दो पोटेंशियल और दो वेवलेंथ दिए हुए थे। स्टार्ट करें फिर? मैं बता देता हूं, फिर आप होमवर्क में कर लो। आई नो 12th वाले का एग्जैक्टली सिमिलर है, पर थोड़ा हिंट देता हूं, उसके बाद आप होमवर्क कर लीजिए। ठीक है? थोड़ा हिंट ले लीजिए, उसके बाद होमवर्क में कर लीजिए। क्या करोगे? कैसे इस चीज को फॉरवर्ड में जाओगे आप?
वर्क फंक्शन निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? मुझे तो एक ही फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे तो यही आता है, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट स्टॉपिंग एनर्जी। वर्क फंक्शन विल बी E minus EV naught. Work function will be H nu minus EV naught. Work function will be equal to HC by lambda minus EV naught. इस फॉर्मूले को घूरिए, देखिए कि क्या आपके पास सब कुछ है। सब कुछ है आपके पास, ध्यान से देखना। H पता है, C पता है, लैम्डा एक केस के लिए तो पता है, ये देखो लैम्डा एक केस के लिए पता है कि नहीं पता, और उसी केस के लिए तुम्हें वी नॉट भी पता है। देखो उसी केस का तुम्हें वी नॉट भी पता है ना, ये दोनों की जोड़ी है। और ई का वैल्यू भी तुम्हें पता है 1.6। बस फाइ तुम कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बोलते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ या ना, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा, जो भी आप फाइ का आंसर निकालोगे वो जूल्स में आएगा, पर अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो फाइ का आंसर आपको ईवी में मिलेगा। तो आप घबरा मत जाना, क्योंकि आपका आंसर और टेक्स्ट बुक का आंसर इसलिए मैच नहीं होगा क्योंकि आपका फाइ जूल्स में आएगा सॉल्व करने के बाद। तो आप क्या करो, जो भी आपका आंसर आएगा उसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब जो आपका आंसर आएगा वो ईवी में आएगा, और फिर टेक्स्ट बुक के साथ मैच करना। वापस मेरी बात सुनो, जब तुम यहां पे सब कुछ पुट करोगे और आंसर लाओगे, वो आंसर जूल्स में आएगा। ये आंसर टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर ईवी में होगा। तो तुम्हें ईवी में आंसर कैसे लेना है, मैंने तुम्हें बोला था एनर्जी जूल में भी हो सकती है, एनर्जी ईवी में भी हो सकती है। तो जूल को ईवी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जूल को ईवी में करने का तरीका है डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। आंसर ईवी में आ जाएगा। याद रखोगे? याद रखना, वरना सर पटकते रहोगे, सर मैंने सॉल्व किया पर मेरा आंसर टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा आंसर जूल में आ रहा है, टेक्स्ट बुक का आंसर ईवी में है। आधे बच्चे इधर ही दम तोड़ते रहते हैं, सॉल्व करते हैं पर उनका आंसर नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है टेक्स्ट बुक आंसर ईवी में दे रहा है, तुम्हारा आंसर जूल्स में आ रहा है। आधे बच्चों को यही नहीं पता कि ये फॉर्मूले से सॉल्व करने का आंसर जूल्स में आता है, इसलिए बता दिया। वर्क फंक्शन वाला चीज डन। अब लैम्डा प्राइम कैसे निकालोगे, दूसरे सोर्स का वेवलेंथ कैसे निकालोगे? दूसरे सोर्स का वेवलेंथ निकालने के लिए ये जो मैंने 12वां क्वेश्चन आपको करवाया ना, उसका पहला स्टेप, 12वें क्वेश्चन का पहला स्टेप ये वाला, बस इसको जरा गौर फरमा लेना, या फिर इस फॉर्मूले को जरा गौर फरमा लेना। इस फॉर्मूले की मदद से आप लैम्डा प्राइम निकाल सकते हो। सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे इस वाले क्वेश्चन में भी, यानी कि सेम फॉर्मूला यूज करोगे आप क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट में। यानी कि यहां पे जो अननोन है वो लैम्डा प्राइम है। तो जरा क्वेश्चन वापस चेक करना, तुम्हारे पास E है, तुम्हारे पास V नॉट है, तुम्हारे पास V नॉट प्राइम है, तुम्हारे पास H है, तुम्हारे पास C है, तुम्हारे पास लैम्डा है, जिस लैम्डा प्राइम नहीं है। चेक कर लो एक बार, बस यही फॉर्मूला वापस यूज करना, लैम्डा प्राइम निकाल लेना। चेक करो तुम्हारे पास सब कुछ है क्या। देखो तुम्हारे पास V नॉट प्राइम भी है, देखो V नॉट प्राइम भी है, ये रहा V नॉट भी है, लैम्डा भी है, लैम्डा प्राइम नहीं है, वो फॉर्म में पुट करके आ जाएगा। लिख देता हूं यहां पे, लैम्डा प्राइम के लिए C above फॉर्मूला क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 का वो फॉर्मूला कैसे आया पता है ना, 2 बार लगाया था, 2 बार H निकालने के लिए। ये पहले वाले केस के लिए, ये दूसरे वाले केस के लिए, फिर दोनों को माइनस किया था,
फिर माइनस करने के बाद कॉमन लिया था, ये 5 5 कैंसिल हो गया था, तब जाके ये फॉर्मूला बना था। अब ये फॉर्मूला हरदम रट्टा मार के रख लो, जब भी दो लोगों के बारे में बातचीत करेगा, एक नहीं पता होगा, एक पता होगा। वैसे यहां पे हमने ये फॉर्मूला एच निकालने के लिए यूज किया था, पर अभी यही फॉर्मूला हम 10वें क्वेश्चन में लैम्डा प्राइम निकालने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमें एच पता है। आर यू गेटिंग इट? कर सकते हो? पक्का? डन है? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, बस आपको थोड़ा इस चीज को एक बार देखने की नजरिया। मैं जानता हूं फॉर्मूला एग्जैक्टली सब जगह रिपीट ही हो रहे हैं। अगर आप ये पीडीएफ एक तरफ से नजर घुमाओगे, आपको पता चलेगा मैं तब से सेम फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, तब से मैं एक ही फॉर्मूले पे गेम खेल रहा हूं। वो फॉर्मूला कौन सा पता है? ये वाला। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, सब में सेम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। बस तुम्हें पिछले लेक्चर्स का कितना तुम थरो हो फॉर्मूलेस को लेके और नॉलेज को लेके, वो चीज डिसाइड करती है कि तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में आते कि नहीं आते। तुम्हारा फॉर्मूले को लेके नजरिया, तुम्हारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी, बस ये दो चीजें अगर बेहतर है तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। ये फॉर्मूला देखते ही अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, हाँ ये एनर्जी दी, इतना वर्क फंक्शन है, इतने से भागेगा, हाँ काइनेटिक एनर्जी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसको फाइ को इधर ले लिया, ई इज इक्वल टू ईवी नॉट आ गया। अच्छा, एनर्जी की जगह पे एच न्यू लिखते हैं, हमें पता है आइंस्टाइन ने कहा था। फ्रीक्वेंसी की जगह पे सी बाय लैम्डा लिखते हैं, ये हमने साउंड वेव में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब तुम्हें ऐसी बातें जब समझ में आएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम्हें चैप्टर समझ में आ रहा है। अगर तुम 12वें वाले का भी फॉर्मूला देखो, वहां पे मैंने कोई तीर नहीं मारा है, वहां पे कोई तीर नहीं मारा, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज किया, जो ऊपर मैंने 5 फॉर्मूले लिख के दिए थे, उसी का एक आधा फॉर्मूला यहाँ पे 5वां वाला यूज किया मैंने। और यही स्टोरी तब से गाना गा रहा हूं मैं, बस मुझे जो गिवन है उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करना है, बस। करोगे? कैन बी मूव फॉरवर्ड? पक्का? 9th वन विदाउट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्टली होमवर्क देता हूं, चेक कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं जरा उस पर ध्यान दीजिए, और ये चैप्टर आज के आज बैठ के करिए, ठीक है। अभी 8 बजे के बाद तुम लोग कुछ काम धंधा है क्या? अभी 8 बजे के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है सब लोग का? बताओ मेरे को, एनी प्रोग्राम कुछ है अभी 8 बजे के बाद तुम्हारा? किसी का कुछ नहीं है ना? सिर्फ खाना ही खाना है ना, और कुछ तो नहीं है ना? हाँ, तो मेरी एक छोटी सी बात मानो, अगर तुमने आज ये नहीं किया, अगर तुमने आज पूरी की पूरी शीट नहीं देख के ली, ठीक है, और ऐसा सोचा कि मैं कल परसों करूंगा या बाद में करूंगा, ये बैठने नहीं वाला तुम्हारे दिमाग में। मैं लिख के देता हूं तुम्हें चीज, ठीक है। मैं फटाफट यूट्यूब पे ये वीडियो, और आई थिंक 1.2 भी मैंने नहीं डाला ड्यूअल नेचर का, 1.2 1.3 दोनों यूट्यूब पे डाल देता हूँ। मतलब ऐसा समझ लो अगले आधे घंटे में तुम्हारे पास दोनों वीडियो पहुंच जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। आज के आज पेन और पेपर लेके बैठो, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी सब तो सेम है, बाकी सब तो सेम है। खाली तुम्हें दिमाग किधर खर्चा करना पड़ेगा मैं वो भी बता देता हूँ। तुम्हें दिमाग खर्चा करना पड़ेगा 12वें वाले न्यूमेरिकल में, जिसमें बड़ा 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 फॉर्मूला देख के तुमको ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी औकात के बाहर ये क्वेश्चन है। तुम्हारी औकात के बाहर नहीं है ये क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम्हारी औकात के बाहर है, पर नहीं है। एक बार पेन पेपर लेके बैठो, देखो मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूले में पूरा गेम घुमाया, और अगर तुमने 12वां क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया और तुमने 12वें क्वेश्चन के दम पे खुद के हेल्प से अगर तुमने 10वां क्वेश्चन कर लिया, तो तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि बिना मेरी हेल्प के तुम 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व करो, बस। मतलब तुमको एक्चुअली 3 क्वेश्चन करने हैं खाली, 12वां 10वां 9वां। 12वां किया हुआ है, 10वां 12वां देख के करना है, और 9वां तुम्हें खुद अपनी मर्जी से करना है, बस। अगर तुमने ये 3 क्वेश्चन निपटा लिए, तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हें चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, वाइंड अप करके छोड़ सकते हो। 3 ही लेक्चर का चैप्टर है। पहले लेक्चर में पूरे ग्राफ हुए, दूसरे लेक्चर में सब बातें बातें हुई है ना, डी ब्रॉयस के बारे में। आज के बारे में बस थोड़ी बातें हुई हैं, 2-3 घंटे का सवाल है, कर लेना, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक मटेरियल्स का वीडियो नहीं आया क्या?
डालता हूँ मैग्नेटिक मटेरियल्स का भी वीडियो डालता हूँ। अभी 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 आ जाएगा। कौन कौन सा वीडियो नहीं आया बता जरा मेरे को, तुम्हारे हिसाब से कौन कौन सा वीडियो नहीं आया है? डुअल नेचर 1.2 1.3, ठीक है वो आ जाएगा। और क्या? डुअल नेचर 1.1 ही दिख रहा है मुझे यूट्यूब पे। 1.2 1.3 आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा डाल दिया है ना अपन ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक 1.5 तक था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी था कुछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1.6 नहीं था क्या? न्यूमेरिकल था क्या 1.6 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के? हम्म। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का नहीं आया है क्या? ठीक है वो भी डालता हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल्स भी नहीं आया, ठीक है डालता हूँ। चलेगा, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 6:30 बजे। और कल हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नया चैप्टर, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट डुअल नेचर टुडे, ठीक है। चलो बाय।